हेलो बच्चों, आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर के बाद जो पढ़ना है वो है हमारा फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा, हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैग्नेट है तो वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ बात की फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा, बट देयर इज़ अ कंडीशन। क्या किसी भी कंडक्टर को अगर यहाँ रख दिया जाए तो ये मैग्नेट हमेशा इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा? सोचिए। अब सोचने वाली बात ये है, अगर एक हम कॉपर वायर को लाके जैसे इस मार्कर को रख दें, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कंडक्टर, इस पे ऑब्वियसली ये फोर्स नहीं है, ना तो ये कंडक्टर है और ना ही एक मैग्नेटिक मटेरियल है। प्लास्टिक इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये मैग्नेट क्या होगा, नहीं लगाएगा इस पर कोई फोर्स। ठीक है, इससे पहले आप ज़रा ये सेटअप समझ लीजिए। ऑब्वियसली हमने क्या लिया है, एक बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट लिए हैं। पहले इसका क्या है, ये नॉर्थ पोल है और दूसरे का ये साउथ पोल है। ऑब्वियसली इसका साउथ पोल होगा उधर कहीं और इसका नॉर्थ पोल होगा इधर कहीं, बट हमको एक्चुअली इन दोनों मैग्नेट के बीच के मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। इसीलिए बस हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको बना के रिप्रेजेंट किया है कि ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपको पता है क्या, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा क्या, इट विल इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज टू साउथ। ये आपको पहले से पता है। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, ऑब्वियसली इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इस दोनों मैग्नेट के बीच में एक जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कैसा होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इसमें मार्कर को रख दिए, क्या ये मैग्नेट इस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। ठीक है, रिपेल इन द सेंस कि अगर सेम पोल साथ में आ जाए, या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर सब्सटेंस मैग्नेटिक नहीं है तो किसी भी मैग्नेट का किसी भी तरीके का कोई फोर्स उस पर इम्पोज नहीं होता है। अब आते हैं कि अब हमने इस टॉपिक में, हमारे तो था कंडक्टर, तो हम बात कर लेते हैं कंडक्टर की। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ एक कॉपर वायर रख दिया। ठीक है, अब क्या ये मैग्नेट इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा? सोचिए, नहीं, क्योंकि कॉपर इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपको पता हो, कॉपर कंडक्टर तो है बट कॉपर इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो कॉपर इस पे क्या करेगा, देयर इज़ अ नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कॉपर वायर। बट अगर इसी कॉपर वायर में हम करंट फ्लो करा दें, दैट इज़ आई, तो क्या होगा, जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये कहता है कि जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और जैसे ही ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा वैसे ही क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फोर्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लाके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उस कंडक्टर पे क्या होगा, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है मेरी बात? अब आते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। इट मीन्स कि हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन फाइंड आउट करने की, तो हमें पता तो नहीं है कि इस पर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो वी आर नॉट नोइंग इट। तो इसी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दैट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है, और सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझना ज़रूरी होगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है या किस टाइप का फोर्स है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स है, जो ये मैग्नेट क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तभी क्या होगा, फोर्स इम्पोज होगा। अगर नहीं होगा तो फिर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक मटेरियल हो। ठीक है, तो
यहाँ पे आया फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल का मतलब, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, आपको करंट का डायरेक्शन पता है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि क्या है। यहाँ से मैंने छोटा सा डायग्राम आपको बना के कोशिश किया, सिंस मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आपको ऑब्वियसली लेफ़्ट हैंड रूल है, तो सबसे पहले आपको चाहिएगा क्या, आपको अपना लेफ़्ट हैंड, आई होप कि सबके पास होगा। ठीक है, अब आते हैं कि आपको अपने 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब आपको ऐसे अरेंज करने हैं कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और फिर ये आपस में भी एक दूसरे, मतलब तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब आपको अपने लेफ़्ट हैंड के 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंजमेंट बना ले। ठीक है, अब फ्लेमिंग आपको यहाँ से देख पा रहे हो ना, जस्ट सिमिलर। ठीक है, थोड़ा बहुत, अरे यार उतना तो अवॉइड करो, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं, मतलब आप देख सकते हो ना कि वैसे ही कुछ है बोर्ड पे भी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है ये आप सुनिएगा। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि इफ़ योर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आपका, सॉरी नॉट थंब, इफ़ योर 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट द direction of magnetic field and your middle finger will represent the direction of current, then your thumb will represent the direction of what? Magnetic force. thumb किसको represent करे? magnetic field को, सॉरी बेटा, 4 फिंगर किसको represent करे? आपके magnetic field को। आपका जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करे आपका करंट के डायरेक्शन को। तो आपका थंब रिप्रेजेंट क्या करेगा? थंब रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? यहाँ से देख लीजिए, आपको क्लियरली यहाँ से एक बार समझा देते हैं कि अगर आपका 4 फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ज़रा यहाँ आके देखिए, अब यहाँ आके देखेंगे तो क्या है, बेसिकली हमको समझना तो यहीं पे था ना। अगर आप देखिए तो आपको क्या पता है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर जिधर है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन कहाँ है? करंट का डायरेक्शन है, रुको मैं अरेंज नहीं हो पा रही हूँ, मैं उस साइड से देखती हूँ, ठीक है। अब इस वाले आप आओ इस डायग्राम में, तो अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो हमने 4 फिंगर लगा दिया किसके डायरेक्शन में? इसके डायरेक्शन में। करंट देखो हमने दिखाया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपका जो मिडिल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा करंट को। तो हमने मिडिल फिंगर को लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आपका थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स लग किस में रहा है? इनसाइड दिस बोर्ड। मतलब कहाँ लगेगा फोर्स? अंदर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ गई? अब आइए अगर एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि यही करंट अपवर्ड हो ना हो के डाउनवर्ड होता है, ठीक है, अपवर्ड ना हो के डाउनवर्ड होगा, तो फिर आप अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने मिडिल फिंगर को लगाया करंट के डायरेक्शन में। तो अब थंब आपका किधर आ रहा है? थंब आ रहा है बाहर की तरफ। इट मीन्स कि अब जो करंट आएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका आउटवर्ड। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, आप अरेंज करो इसको प्रॉपर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये हमने लगाया किसके डायरेक्शन में? मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को, ठीक है। तो आपका थंब, मतलब थंब आपका इनवर्ड डायरेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इनवर्ड आएगा अगर करंट जो है वो अपवर्ड है। और अगर करंट दूसरे वाले केस में हमने क्या लिखा कि
कि डाउनवर्ड है तो उस केस में आउटवर्ड आ रहा है। क्लियर है? मतलब बेसिकली आपको कुल मिला के जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो सिर्फ ये कि लेफ़्ट हैंड रूल में ऑब्वियसली आपको लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है और आपको इस तरीके का अरेंजमेंट चाहिए होगा। देखो अगर आप इस तरीके से, तो ये आपस में परपेंडिकुलर, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो आपको ऐसा अरेंजमेंट चाहिए होगा कि अगर आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा, आपका फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अगर आपका मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमेशा फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो उस डायरेक्शन में होगा जिस तरफ आपका थंब होगा। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हमने आपको ये समझा दिया। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए समझना भी ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप मोटर की वर्किंग पढ़ेंगे। तो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई कि कैसे फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप मोटर की वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है और कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एक बेसिक जो डेफिनेशन आप जानते हैं, एनी डिवाइस विच विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे किसी भी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। सो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो ये एक रफ डिज़ाइन, एक डायग्राम जो है वो, सिंस ये 3D डायग्राम है तो 2D पे मैंने ड्रॉ किया है, 3D भी अलग से मैंने ऐड कर दिया है इस वीडियो में, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक कॉइल होता है रेक्टेंगुलर, जिसको हम आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, ABCD। ठीक है, ऑलरेडी सेम अरेंजमेंट होता है, दो मैग्नेट हमने रखे हैं ताकि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो पाए और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक आर्मेचर कॉइल रखा है। ठीक है, ये जो आके अटैच्ड है, ठीक है, वो एक स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग हमने ये बोला क्योंकि ये रिंग नहीं है, ये रिंग को दो पार्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमने स्प्लिट रिंग बोला, S1 और S2, और ये S1 और S2 क्या है? ब्रशेस से, जिसको कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। बेसिकली इनका यूज़ है क्या कि ये एक कनेक्टिविटी बनाता है आर्मेचर कॉइल का इस पूरे सर्किट से। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस है, सिंपल सा सर्किट है, आप सबको समझ में आता है। स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर रिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पे ये क्या होता है, डायरेक्शन अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी जब हम इसका वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, और ये डायग्राम सिंस 2D में बना है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे ही आप 3D में ये देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्प्लिट रिंग का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक जहाँ भी देखा होगा, सिंपल सी चीज़, अगर आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है, अगर उसके मोटर की बात करें तो जो चीज़ आप हाथ से करेंगे, अगर आप बेसिकली स्पाइसेस आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो हाथ से नहीं करेंगे, आप मशीन से करते हैं, तो होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और आपका वो काम हो जाता है। और जो आपके पानी के लिए मोटर यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया और पानी अगर नहीं होता तो फिर आप हाथ से लेके ऊपर चढ़ाते या कुएं से निकालते या जैसा भी निकालते। पंखे का मोटर है, जो पंखा आप हाथ से हिलाते, ठीक है, तो वो पंखा आप स्विच ऑन करने से आपको हवा मिल जाता है। तो बेसिकली वो सारे काम जहाँ, मतलब जिसको आप मैकेनिकल वर्क कहते हैं, ठीक है, तो वो सारे काम कैसे हो जा रहा है, मोटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया और वो सारे काम आपके हो जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मतलब हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया, और सिंस आपके सारे मैकेनिकल काम हो जा रहा है, इट मीन्स कि मैकेनिकल वर्क अगर हो जा रहा है तो वो सारा हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे किसी भी डिवाइस को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। बेसिकली ये जो काम करता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और ऑल्सो इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको कई बार 1 मार्क्स में पूछ देता है कि ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली कि हम कैसे देखेंगे कि ये वर्क करता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सोचिए कि जब मोटर ऑन करते हैं, या अगर आपने देखा होगा मिक्सर ग्राइंडर का, तो बेसिकली क्या होता है, वो रोटेट होना शुरू हो जाता है।
फ़ैन है, फ़ैन का मोटर, जैसे आप फ़ैन ऑन करते हैं तो वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या है कि हमको कहीं ना कहीं रोटेशन करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए कि अगर कोई चीज़ रोटेट करती है तो कैसे करती है उसके बारे में जान लें, ठीक है। अगर आपको मान लो ये रोटेट कराना है तो ठीक है, हम इसको कैसे रोटेट कराएंगे, हम इसको ऐसे दबाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, समझ में आ गया। मतलब दो फोर्स लगाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए हमको क्या चाहिए, इक्वल फोर्सेस, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसको हमने इधर फोर्स लगाया और इस एंड से इधर फोर्स लगाया। अब आप कहेंगे मैम ये तो बैलेंस फोर्सेस हो गए, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दिए। बैलेंस फोर्सेस ये होते हैं, बैलेंस फोर्स ये होगा जब हम एक ही पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट लगा दिए, या फिर एक ही पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए। दिस इज़ नॉट द बैलेंस फोर्स कि हमने एक पॉइंट पे यहाँ लगाया और दूसरे पॉइंट पे यहाँ लगाया, ठीक है। बैलेंस फोर्स होता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकती हैं। बट इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं, आप 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे तो आप एक टर्म पढ़ेंगे टॉर्क, ठीक है। टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ इतना जानिए कि अगर इस आर्मेचर कॉइल ABCD को हमको रोटेट कराना है तो इसके रोटेट कराने के लिए हमको क्या होगा, ऑब्वियसली इस पर हमको क्या देना होगा, फोर्स देना होगा, ठीक है। ये रोटेट तभी करेगा अगर हम इसको ऐसे अज्यूम कर लें, ऐसे। अगर आप इससे नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको हम एक कॉपी का एग्जांपल दे देते हैं। सपोज़ करिए ये आपका आर्मेचर कॉइल है, रेक्टेंगुलर है। इसको रोटेट तभी होगा जब एक फोर्स इधर से लगेगा और एक फोर्स इधर से लगेगा, तभी तो रोटेट होगा ना ये यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली हम उसकी बात करेंगे। अब आप देखो तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। कोई परेशानी इसमें नहीं। अब आप देखो कि अगर हम सिर्फ ABCD की बात करें, ठीक है, अगर ABCD की बात करें तो आप देखो, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, ठीक है, आपको करंट का भी डायरेक्शन पता है। इस वाले पार्ट में हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। अभी अगर ये पूरा आर्मेचर कॉइल है तो हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं कि फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर नोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ़ यू आर नोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, then you can easily find out कि on in which direction magnetic force work। आप easily find out कर सकते हैं कि नहीं। अभी जस्ट आपने पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कि आप अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, then you can easily find out। पहली बात तो उस पर फोर्स लगेगा और दूसरी क्यों लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हमने बोला क्या कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट मीन्स यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वर्क करेगा। जैसे ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये मैग्नेट उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो मैग्नेटिक किस डायरेक्शन में होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। अब आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए। अगर आप देखिए तो इस वाले हिस्से में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपका थंब किधर जा रहा, वो जाएगा इनवर्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि अगर जैसे हमने इस कॉपी का एग्जांपल लिया, ठीक है, अब अगर इस पे फोर्स लग गया तो ये क्या हो गया, इधर आ गया। मतलब अब जो AB है वो इस साइड आ गया और CD इधर हो गया। हम इसको अलग से बना देते हैं। बेसिकली होगा क्या कि अब AB इधर आ गया और CD इधर आ गया, ठीक है। CD वाले पोर्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड है, और इसमें अपवर्ड है। ये ब्रशेस आप सिर्फ इतने की बात करते हैं, पूरा सर्किट आप बाद में समझिएगा। अब आप देखो कि इस वाले क्या होगा, इस वाले अगर करंट का डायरेक्शन इस वाले में, इस पोर्शन में करंट किधर लगेगा, ठीक है। आप समझो इसको, चलो अभी
यहाँ से लगा, इधर तो लग गया, ठीक है। अब इस पोर्शन में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? आउटवर्ड। इट मीन्स कि CD पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आइए आप रोटेशन की बात करिए तो होगा क्या? अब हमने लगा दिया इस पे इनवर्ड फोर्स और इस पे आउटवर्ड, तो ऑब्वियसली रोटेशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, कोई परेशानी इसमें? और सिंस अब यहाँ पे समझिएगा कि ये स्प्लिट रिंग्स क्यों, स्प्लिट रिंग्स हमने क्यों यूज़ किए। अगर ये सिंगल होता तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अब क्या, ये पूरा ऐसे चेंज हो गया, कोई परेशानी इसमें? ठीक है। तो अब पूरा अगर चेंज हो जाएगा तो आपको जो नया सर्किट मिलेगा वो मिलेगा CD, करंट की बात नहीं करते हैं अभी, और ये AB, ठीक है। मतलब एक रोटेशन नहीं, ये तो हाफ रोटेशन हुआ ना, फिर जब ये हो जाएगा तो पूरा एक रोटेशन हो जाएगा। अब जो आपका सर्किट है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर आप देखो तो, ठीक है। और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। अब सेम चीज़ यहाँ पे हमने जैसे स्विच ऑन हुआ, करंट इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ जैसे वहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी। अब जो फोर्स लगेगा वो CD पे लगेगा, तो फिर से वो एक रोटेशन हो जाएगा। अब आप हमसे मैम क्या पूछ सकते हैं कि मैम हम क्यों AB और CD के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम BC और AD की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। तो बेसिकली अगर BC और AD की बात करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जहाँ पे भी पैरेलल होंगे वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाता है। इसके लिए आप आगे चल के एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, F = IBL sin थीटा, जहाँ sin थीटा क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और सिंस दो लाइंस अगर पैरेलल थे तो उनके बीच का एंगल 0। जैसे ही sin थीटा यहाँ 0 डिग्री हुआ, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा। इसीलिए हम इस सेक्शन में बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम सिर्फ बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की बात, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ये पैरेलल होंगे क्या होगा, इस वाले से इस वाले फॉर्मूले से जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतने में किसी को परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली करना क्या है, स्विच ऑन करते हैं, इस पर एक फोर्स लगता है, ये हाफ रोटेशन होता है, फिर उसके बाद हाफ रोटेशन में क्या होता है, जो ऐसे था वो अब सिंपल ऐसे था, फोर्स लग के ऐसे हो गया, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद से फिर करंट फ्लो करेगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। अब इतना भाई मेरा 360 डिग्री नहीं घूम सकता है, तो जस्ट लाइक कि अगर कॉपी यूज़ करो तो क्या हुआ, ये ऐसे था, रोटेट होके ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर अगला रोटेशन होगा तो फिर अगला रोटेशन होगा, तो ये ऐसे रोटेट होता जाएगा। और इट मीन्स कि क्या होगा, वहाँ पे मैकेनिकल वर्क होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर लो चीज़ों को, कि हमने बात की कि किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और अगर उसमें करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसमें क्या फ्लो करेगा, उसमें इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और जैसे ही एक मैग्नेट को किसी और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ले आएंगे तो होगा क्या, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और उस दूसरा मैग्नेट क्या करेगा, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा वो हमने फाइंड आउट किया किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और उसके बाद से हमने वर्किंग ऑफ मोटर पढ़ा। वर्किंग ऑफ मोटर में सिंपल सी चीज़ है कि किस काम को क्या होता है, तो वो ये होता है कि जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। बेसिकली दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद से इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ होता है, और बाकी वर्किंग आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो नाउ दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक्चुअली पोर्शन आपका यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद से मैग्नेटिक इफेक्ट
ऑफ करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जस्ट रिवर्स की हम बात करेंगे, और वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अभी क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था, और अब हम मैग्नेटिज्म की वजह से करंट जनरेट होना पढ़ेंगे। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड कोई और कन्फ्यूज़न होगा तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस, लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।